चलिए आज हम लोग इन डेज टू इन्वेंट्रीज देखते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर पे अपना ध्यान अच्छा से दें तो हमारा बाद का जितना भी एरियाज है जो एसेट से रिलेटेड है उसमें हमारा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे हमें पढ़ना क्या है, इसका कवरेज देखेंगे, चैप्टर का कवरेज क्या है, उसका वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन टेक्निक क्या है, और कवरेज मीन्स मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ कवर होता है, इन्वेंट्री का डेफिनेशन, जैसे इन्वेंट्री का डेफिनेशन देखेंगे अपने इसमें, ठीक है। और वैल्यूएशन में मीन्स जो कितने का जो इन्वेंट्री हम हेल्ड कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, इन्वेंट्री में तीन चीज़ कवर होते हैं। पहला हमारा हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट हमारा हो गया फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये फिनिश गुड्स। तो देखिए सबका वैल्यूएशन देखिए, इस चैप्टर का बेसिक रूल क्या है कि इन्वेंट्री हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एस टू में भी पढ़े थे अपने यही चीज़ कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में इन्वेंट्री वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यहाँ पे भी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसी वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल पे डिस्कशन करते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स क्या हुआ, जो जो जैसे कि मेरा, सुनिए इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरा फैक्ट्री है और ये मेरा, यहाँ पे मेरा प्रिंटिंग का काम चलता है, मैं बुक्स प्रिंट करता हूँ, प्रिंटिंग, ठीक है। तो मैं जो मेरा जो बुक्स रेडी हो रहा है, ठीक है, बुक्स जो रेडी हो रहा है उसके लिए कुछ पेपर्स तो लगते होंगे ना। तो वो जो मैं पेपर्स खरीदा हूँ इस बुक्स को रेडी करने के लिए, वो जो पेपर्स मैं खरीद रहा हूँ इस बुक्स को रेडी करने के लिए, पेपर हो गया, इंक हो गया, समझ आ रहा है। तो ये सब चीज़ मेरे रॉ मटेरियल में कंसिडर होंगे, ठीक है। तो ये जो मेरे पेपर हो गया, इंक हो गया, ये मेरे डायरेक्ट मटेरियल एंड सप्लाईज है, डायरेक्ट मटेरियल एंड सप्लाईज है, जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे और जिससे मैं अपने फिनिश गुड्स को रेडी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेज में जो मेरा आ रहा है उसे मैं बोलूँगा रॉ मटेरियल, जो यहाँ पे मेरा यूज़ हो रहा है और आधा यूज़ होके मतलब प्रोसेस में ये उसे वर्क इन प्रोग्रेस, और जो रेडी होके रखा है उसको मैं बोलूँगा फिनिश गुड्स। तो अभी देखो हम लोग अपने बैलेंस शीट में, हम लोग अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो अपने इन्वेंट्रीज को शो करेंगे, ठीक है, वो कितने से होना चाहिए, हम उनका उसका वैल्यूएशन सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख लेंगे इन्वेंट्रीज कितने टाइप के होते हैं। पहला मटेरियल एंड सप्लाईज, जो कि मेरे प्रोडक्शन पर्पस पे यूज़ होने वाला है, मटेरियल एंड सप्लाईज जो मेरे प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ होगा। दूसरा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस एंड तीसरा मेरा फिनिश गुड्स। तो मैंने बताया कि इन तीनों के लिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रूल है जो बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। वैल्यूएशन रूल मैंने बोला ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है। तो चलिए फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना लगा वो हमें पता चल जाएगा कि फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्या है। पहले हम फिनिश गुड्स के लिए समझते हैं, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट तो पता चल जाएगा और एनआरवी। तो अभी हमारा जो मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा ना, वो कॉस्ट क्या होना और एनआरवी क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मैं बाद में आऊंगा और यहाँ पे ये इसको कंक्लूड करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी जो मेरा मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। बाद में जब मैं आऊंगा ना कंक्लूड करूंगा तो देखिएगा कि मैं इन तीनों में एक जगह से यही बोलूंगा कि मुझे सिर्फ कॉस्ट लेना चाहिए, एनआरवी नहीं, ठीक है। वो हम लोग लास्ट के लिए छोड़ते हैं, उसमें हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो कॉस्ट क्या होगा बेसिकली, कॉस्ट पहले हम लोग कॉस्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग एनआरवी का डिस्कशन में जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें बस हमें जो इस चैप्टर का मेन चीज़ है जैसे कि कॉस्ट, एनआरवी, ये सब पॉइंट, वैल्यूएशंस, ये सब पॉइंट्स को हमको पकड़ना है और बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो कॉस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ये हम लोग बचपन में देखते आ रहे, याद आ रहा है प्राइम कॉस्ट जो हम लोग कॉस्ट शीट में देखते थे,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। तो हम लोग उतना बेसिक्स में भी नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट का वैल्यूएशन करेंगे। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मैं तीनों को भी डिस्क्राइब करूँगा। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब प्रोसेस, जो प्रोसेस में कॉस्ट लगा। चलिए ये देखिए, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं अभी, यहाँ फाइनल जब फिनिश गुड्स रेडी हो गया उस केस में। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे अब मेरे मशीन से जो मैं इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, उसका कन्वर्जन कॉस्ट और कोई अदर कॉस्ट। अब यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब लेकिन देखो मेरा बुक रेडी हो गया, बुक के ऊपर जो कवर लगना है, अगर वो कवर नहीं लगेगा तो मेरा बुक क्या सेल होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं उस बुक पे जो कवर लगा रहा हूँ ऊपर से, जो कि जरूरी है उस गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए, मार्केटेबल सेलेबल रेडी करने के लिए एक तरह से बोला जाए तो वो भी मेरे कॉस्ट पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? अब बोला जाए तो अब हम लोग ना ये कॉस्ट ऑफ परचेज को भी एक बार और तोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स क्या हुआ? याद है मैं कल जब वो कल मैंने जब मैं इंडेक्स 40 पढ़ा रहा था तो मैं ये चीज डिस्कस किया था। मैंने यहाँ से देखो, मैंने रॉ मटेरियल, मेरा ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए पेपर लगना है, तो मैं सप्लायर के पास गया, उससे पेपर परचेज किया। यहाँ पे एक आदमी था, वो पेपर को जो मैं खरीदा उसको गाड़ी में लोड किया, लोडिंग का खर्चा। फिर यहाँ पे टोल आ गया, टोल, यहाँ पे टोल का टैक्स भी पे हुआ, टोल टैक्स। फिर यहाँ पे मेरा फैक्ट्री के पास आया गाड़ी, यहाँ पे भी एक आदमी लगेगा मुझे जो इसको अनलोड करेगा, अनलोड करके मेरे फैक्ट्री तक घुसाने तक का खर्चा। तो यहाँ से जो मेरा खर्चा स्टार्ट हुआ, पहले तो मैंने सप्लायर को पेमेंट किया होगा, फिर उसके बाद मैंने इसको पेमेंट किया होगा लोडिंग का, फिर ये ट्रांसपोर्टर को पे किया होगा, फिर यहाँ पे टोल टैक्स पे किया होगा, यहाँ पे अनलोडिंग का खर्चा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जितना भी मेरा खर्चा है ना, यहाँ तक का वो सारा मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज में कंसिडर होगा, ठीक है। यही मान लीजिए मैं ये ना सप्लायर मेरा बाहर, इंडिया के बाहर से मैंने माल लाया, तो यहाँ पे मैं कस्टम में इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करूंगा, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी भी कंसिडर हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अभी मैं ये कन्वर्जन कॉस्ट को भी डिस्कस करूंगा। कन्वर्जन कॉस्ट, ये कन्वर्जन कॉस्ट है ना, हमने इसको डिस्कस करूंगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये जो मैं पेपर लाया इससे मैं जो बुक बनाऊंगा, ठीक है। अब पेपर्स में बहुत सारा प्रिंटिंग करना होगा, तो प्रिंटिंग के पीछे कोई खर्चा, उसके पीछे एक लेबर भी लगेगा, मेरा लेबर भी लगेगा, और कुछ अदर ओवरहेड जो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। तो वो सब जो मेरा पेपर को मेरे फिनिश गुड्स बुक में रेडी करने में जो भी खर्चा लग रहा है वो मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कंसीडर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिक्स्ड ओवरहेड, जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड भी है, जो इसी की वजह से हो रहा है। देखो मेरा यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, जैसे इंक हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, और ओवरहेड मेरा दो टाइप का हो सकता है, वेरिएबल और एक फिक्स। तो वेरिएबल ठीक है, उसका कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, बट फिक्स्ड का कैलकुलेशन में दिक्कत है। फिक्स्ड में हम लोग केसेस देखेंगे। फिक्स्ड में हम लोग क्या करेंगे, जितना मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट लगा, जितना टोटल एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि मेरा फिक्स कॉस्ट लगा टोटल 15 लाख रुपीज और एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है मेरा 5 लाख, तो ₹3 पर यूनिट हो गया। एक यूनिट से मैं 3 रुपया चार्ज कर दूंगा। लेकिन सपोज मेरा 5 लाख, मैंने सोचा था कि 5 लाख क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मेरा प्रोडक्शन सिर्फ हुआ 3 लाख रुपया, तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपया, तो मेरा प्रोडक्ट में एलोकेट हो गया। लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 50 लाख रुपीज लगा है और प्रोडक्ट में तो सिर्फ 9 लाख रुपया ही हुआ एलोकेट। तो इस केस में जो बैलेंस जो 6 लाख रुपया है ना, जो कि एलोकेट नहीं हो पाया, उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन सपोज मैं सोचा था 5 लाख प्रोडक्शन होगा, लेकिन मेरा हो गया 15 लाख। मैं सोचा था 5 लाख होगा प्रोडक्शन, तो उस बेसिस में मैं
₹3 पर यूनिट करके चार्ज किया था, बट मेरा ये प्रोडक्शन 5 लाख नहीं होकर के 6 लाख रुपया हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 2.5। ठीक है, अगर मेरा सुनो ₹3 पर यूनिट और 6 लाख एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया, तो 6 लाख इंटू 3 तो मेरा कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपया हो जाएगा। बट इन एक्चुअल मेरा तो 15 लाख रुपीज ही हुआ है ना। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि मैंने मेरा एक्चुअल में खर्चा 15 लाख हुआ, लेकिन मैंने अपने प्रोडक्ट पे 18 लाख रुपया लगा दिया, चार्ज कर दिया, तो मेरा जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो 3 लाख रुपया से ज्यादा बढ़ के आएगा। तो ये तो देखो सही नहीं हुआ, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है मेरा। और इंड एज अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस ही क्या है कि मेरा प्रेजेंटेशन जो हो बहुत फेयर, ट्रू एंड फेयर हो, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंसिडर करते हुए हो। तो ये तो सही नहीं होगा। मेरा एक्चुअल खर्चा 15 लाख है, लेकिन मैं चार्ज कर रहा हूँ 18 लाख, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बोलूंगा इस केस में अपना ये जो एस्टिमेट जो ₹3 पर यूनिट, ये तो मैंने एस्टिमेट ही नहीं लगाया था, इस एस्टिमेट को मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 15 लाख डिवाइडेड बाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है? 6 लाख रुपया, 6 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं 2.5 पर यूनिट चार्ज करूंगा। तो अभी देखो, अगर मैं 6 लाख इंटू 2.5 करूँ, 2.5 इंटू 6 लाख, तो 15 लाख एग्जैक्टली जितना मेरा कॉस्ट लगा उतना मेरा रिकवर हो गया मेरे प्रोडक्ट से। तो ये चीज मुझे ध्यान रखना है फिक्स्ड ओवरहेड के केस में। ठीक है, ये मैं इधर से देख के बता रहा हूँ। देखो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, डिफरेंट केसेस बना के दिया गया, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपने अदर कॉस्ट। देखो कॉस्ट ऑफ परचेज अपने डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज डिस्कस कर ली, कन्वर्जन कॉस्ट डिस्कस कर ली, कन्वर्जन कॉस्ट में भाई मटेरियल लेबर ओवरहेड जिसमें वेरिएबल फिक्स भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या कंसीडर करेंगे? अदर कॉस्ट में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? अदर कॉस्ट में हम वो जो कि मेरे प्रोडक्ट के लिए लगा, स्पेसिफिकली मेरे इस प्रोडक्ट को रेडी करने में लगा, उसी को कंसीडर करेंगे। समझ आ रहा है? इसमें हम मेरा अदर जो और जो भी कॉस्ट है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उसी को सिर्फ चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर रिलेट नहीं करता होगा तो उसे चार्ज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा ओवरहेड कॉस्टिंग हम लोग देखते थे ना, हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाते थे, ओवरहेड्स चैप्टर जो हम लोग कॉस्ट में पढ़ते थे, ओवरहेड्स, उसमें 2 पार्ट करते थे ना, एलोकेशन और एक अपॉर्शनमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये ओवरहेड्स अदर कॉस्ट के जैसे मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो ओवरहेड्स में एलोकेशन और एक अपॉर्शनमेंट होता है। तो एलोकेशन मींस क्या हुआ? जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट की वजह से ये मेरा कॉस्ट इनकम हुआ है, तो मैं उस प्रोडक्ट पे चार्ज करता था, जिसको एलोकेशन बोलते थे। लेकिन अपॉर्शनमेंट क्या होता था? उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता था। ठीक है, मेरे अदर कॉस्ट होते थे जो कि मैं उस प्रोडक्ट से रिकवर करता था। ठीक है ना, अनरिलेटेड होते थे लेकिन मैं उस प्रोडक्ट से रिकवर कर रहा था। यही तो कॉन्सेप्ट था एलोकेशन अपॉर्शनमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अदर कॉस्ट के केस में एलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि इस प्रोडक्ट के लिए ही सिर्फ इनकम हुआ है उसे ही ऐड करेंगे। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया, ये सब मेरे उस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। उस प्रोडक्ट को क्या बोले, उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, तो उसको मैं चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा कॉस्ट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में वैल्यू करते हैं, तो कॉस्ट का डिस्कशन मैंने कंप्लीट किया। अब मैं एनआरवी पे डिस्कशन करूंगा। एनआरवी, सबसे पहले ये एनआरवी को बहुत सारे बच्चे नेट रियलाइजेबल वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनआरवी क्या होता है? ये देखो, हम लोग कॉस्टिंग एससीएम पेपर पे एक कॉन्सेप्ट दिखे थे, बैक प्लस अकाउंटिंग। देखते हैं, बता देता हूँ ये क्या है। जीआईटी के चैप्टर में देखे थे हम लोग, जस्ट इन टाइम में। ये क्या होता है कि हम लोग बैक अकाउंटिंग करते हैं। देखो नॉर्मली जीआईटी, थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ, दूसरे ही पार्ट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि इससे मेरा एनआरवी का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो जीआईटी क्या होता था? पहले का अकाउंटिंग, पहले हम लोग क्या, देखो अभी तक मैंने जो पहले एग्जांपल जो डिस्कस कर रहा था ना, मैं यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे मैं क्या करता था, सप्लायर से माल खरीदा, उसको लोड किया, लेके आया, सब कुछ ला के यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, फिर यहाँ पे होल्ड करा कुछ दिन तक, जब फिर कोई कस्टमर आया मेरे पास तो मैं उसको बेच दिया। लेकिन जीआईटी में पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, और इसको हम लोग पुश मॉडल भी बोलते हैं, पुश मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीआईटी है इसको पुल मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग माल को बनाते नहीं है, सबसे पहले हम लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में गए, देखो कैसे चलेगा अकाउंटिंग देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मार्केट में गए, अपना कस्टमर ढूंढे, कस्टमर से पूछे आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वो आपको बोला कि हमें बुक चाहिए, हमने ठीक है बुक चाहिए, कितना बुक्स चाहिए, 4 कॉपी चाहिए बुक्स का।
तो 4 कॉपी के लिए मैं बोला, मैं देखा कि मुझे कितना पेपर लगेगा, तो उस बेसिस पे मैं अपने सप्लायर के पास गया, उससे पेपर लेके आया, और फिर मैं यहाँ पे अपना इसको कन्वर्जन कॉस्ट जो लगना है इसका, यहाँ पे तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट लग ही गया, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट लगा, तब जाके यहाँ फिनिश गुड्स रेडी हुआ। ठीक है, तो वही एनआरवी में भी हम लोग वही देखो, यहाँ पे गेम पूरा पलट गया। यहाँ पे सबसे पहले मेरे कस्टमर के पास हम लोग जाते हैं, उससे पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, जो उससे चाहिए उसी बेसिस पे हमारा रॉ मटेरियल हमें कितना लगेगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट क्या लगेगा। तो अभी हम लोग वही करेंगे यहाँ पे एनआरवी का कॉन्सेप्ट जानने के लिए। इसीलिए देखो सब कुछ पीछे से चल रहा है, पीछे चल रहा है, इसीलिए इसको बैक क्लास अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, और जेआईटी में क्या होता है, जब मुझे जैसा मेरे सप्लायर के साथ मेरा कुछ डीलिंग होता है, डीलिंग रहता है कि मैं जब जैसे उसको बोलूँ भैया मुझे माल चाहिए, वो मुझे तुरंत मेरे ऑन द फ्लोर सर्विस, मतलब वो मेरे यहाँ पे मेरा बंदा भी यहाँ पे नहीं जाएगा जो ट्रांसपोर्ट माल लेके आएगा, वो वहां से माल डिस्पैच करेगा और मेरे जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होना है वहीं के फ्लोर में जाके वो माल को रख के चला जाएगा। समझ आ रहा है कि क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कितना चेंज हो गया है, पहले का टेक्निक अलग था, आजकल का टेक्निक कितना चेंज हो चुका है। तो मैं ये थोड़ा ऑफबिट हुआ इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि मुझे एनआरवी बढ़िया से समझाना है आप लोगों को। चलिए एनआरवी हम लोग समझते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं, हम लोग सबसे पहले जाके देखते हैं कि मेरा मार्केट में माल कितना में बिक जाएगा। ठीक है, मार्केट में माल कितना में बिक जाएगा, फिर उस माल को बेचने के पीछे मेरा क्या कॉस्ट लग सकता है उसको मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, कुछ कॉस्ट लग सकता है उस माल को बेचने के पीछे। ठीक है, जैसे कि मेरा कुछ ब्रोकर को मैं अपॉइंट करके रखा हूँ, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा इस माल को सेल करवाने के लिए, तो इस माल को बेचने के लिए जो मेरा कॉस्ट लगा उसको भी मैं कंसिडर करूंगा। तब जाकर के मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट पता चल गया, तो नेट में मुझे कितना रियलाइज हो रहा है वो पता चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पता है, वैसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है मेरा। आप लोगों को ये तो पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल, इन तीनों में भी डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, सिंपल में बोले मेरा फैक्ट्री में जब वो माल था खड़ा तब तक में उसको कितना खर्चा लग गया बनाने में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल करने के पीछे जो मेरा खर्चा लगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाता है। तो कॉक्स प्लस मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा कॉस्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल, और जब मैं इसी को मार्केट में जाके सेल कर देता हूं वो मेरा सेल प्राइस बन जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मेरा मार्जिन। ठीक है, और जीपी कहलाता है, और वही जीपी से फिर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिशियल एक्सपेंसेस जो मेरा उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट से डायरेक्टली जो रिलेटेड था उसको मैं अदर कॉस्ट में कंसिडर कर लिया था, तो ये सब एक्सपेंसेस को भी तो माइनस करना होगा, तो उसको जब मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आता है। ये सब मैं बहुत बेसिक्स की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं था एनआरवी को लेकर के, एनआरवी क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस जिसमें मेरा कॉस्ट जो लगा मेरा उस प्रोडक्ट को सेल करने में, वो दोनों को माइनस करके, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन सिंपल बताऊँ क्या होगा। हम मेरे हाथ में कितना आया, मेरा माल जो था रेडी, जो मेरा माल रेडी था, बुक रेडी था, उसको मैं मार्केट में सेल किया, और सेल करने के बाद मेरे इन हैंड में कितना बचा, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो फिनिश गुड्स के केस में ये चीज क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस जो गुड्स है उसके पीछे जब उसका एनआरवी वैल्यू करेंगे तो एक और कॉस्ट लग सकता है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेल प्राइस, उसका कॉस्ट, उसके पीछे जो कॉस्ट लगा सेलिंग कॉस्ट जो जरूरी था उस प्रोडक्ट को सेल करने में, एक और कॉस्ट हमारा लग सकता है, वो है मेरा कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों को इनकर करने के बाद, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अभी माल पूरा फिनिश रेडी नहीं हुआ है, उस पर और अभी प्रोसेस करना बाकी है, तो उसका कॉस्ट भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। इन तीनों के बाद जो मेरा लास्ट में बचता है वही ना मेरे हाथ में जो आया नेट, वही तो मेरा एनआरवी होगा। लेकिन अब मैं आप लोग के साथ एक चीज आपको डिस्क्लोज करूंगा। मैं शुरू में जब रॉ मटेरियल के नीचे वैल्यूएशन लिखा रहा था तो मैं तुरंत लिख दिया वहां पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या एनआरवी होना चाहिए? मैं बोलूँ नहीं होना चाहिए, बताओ क्यों? क्योंकि एनआरवी मीन्स क्या हो रहा है, मेरे जो प्रोडक्ट है उसको मैं जब मार्केट में सेल कर दे रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, उसके बाद जो मेरे पास नेट प्रोसीड बच रहा है वही ना मेरा एनआरवी होता है। और क्या मैं रॉ मटेरियल को बेचने के लिए लाता हूँ या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लाता हूँ, तो मैं क्या इसका क्या बोलूँ, मैं इसका एनआरवी निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। और मैं जैसे कि कोई रॉ मटेरियल लेके आया 10 रुपया करके, क्या मैं आज उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कोई मुझे 12 रुपये दे देगा? क्योंकि सबको पता है ये इसका वैल्यू 10 रुपया है। समझ आ रहा है? तो कोई मुझे 10 रुपये से ज्यादा इसका देगा, क्योंकि हम लोग कोई चीज का वैल्यू देने के लिए रेडी कब होते हैं, जब उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है। तो रॉ मटेरियल में लाया वैसे का वैसे ही मार्केट में अगर बेचने जा रहा हूँ, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, तो कोई मुझे क्या उसका 1 रुपया भी ज्यादा देगा? नहीं देगा। इसीलिए कॉस्ट एक एक्सेप्शन आया मेरा रॉ मटेरियल को लेकर के, वैल्यूएशन रूल इन्वेंट्री का जो बोलता है कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर। तो यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल का एनआरवी अवेलेबल ही नहीं होना है मार्केट में, और कोई मुझे उसका देगा भी नहीं। तो इस केस में क्या होगा, मेरा कॉस्ट
एनआरवी को भी तो मैं कॉस्ट लिख सकता हूँ, कॉस्ट और कॉस्ट विच इज लोअर, ऐसा लिखना सही लगेगा हमें। इसीलिए हम इसको सिंपली में एक ही चीज लिखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल ऑलवेज कॉस्ट पे वैल्यू होता है। लेकिन मैं इसका भी एक और एक्सेप्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। एनआरवी सॉरी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को मैं बोल दिया कॉस्ट पे वैल्यू करो। लेकिन मान के चलो फ्यूचर में ये रॉ मटेरियल जो मैं 10 में खरीद के लाया, आज मैं ला के रख लिया हूँ, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में भी यूज नहीं आया ये, ठीक है, और बस इसको होल्ड करके रखा हूँ, और ये जो मैं 10 रुपये में खरीदता हूँ इसका मार्केट प्राइस गिर गया 8 रुपया में, ठीक है, तो क्या ये सही रहेगा मैं बैलेंस शीट में आज भी इसे 10 रुपये में दिखाऊँ? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा अलाउ करता है हमें ये 10 रुपया में शो कराना? नहीं अलाउ करता है, समझ आ रहा है? इसीलिए इस केस में मैं इसको 8 में शो करूंगा, मतलब समझ आ रहा है? हम लोग जैसे अभी मैं तुरंत बोला कि इन्वेंट्री रूल जो होता है वो रॉ मटेरियल के केस में अप्लाई नहीं होता है। इन्वेंट्री रूल जो हमारा होता है कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, वो मेरे रॉ मटेरियल के केस में अप्लाई नहीं होता है। तो मैं क्या बोला, कॉस्ट पे इसको वैल्यू किया जाता है। लेकिन अभी मैं फिर आके एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कॉस्ट में नहीं करेंगे, एक एक्सेप्शन बता रहा जहाँ पे मैं इसको एनआरवी पे करूंगा, क्योंकि मैटर ऑफ प्रूडेंस आ जाता है यहाँ पे वर्क करता है, और हमें वो अलाउ नहीं करता है। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कवर करता है? मेरा बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स, अकाउंट, सीएफएस, ये सब तो हम लोग बचपन में देखते ही थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ऑडिट में तो देखते ही आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा शो क्या करता है? मेरा नेट फाइनेंशियल पोजीशन बताना है, तो उसमें अगर ये वैल्यूएशन 10 रुपये करके शो करेगा, ये सही नहीं है, रॉन्ग डेटा है, गलत इंटरप्रिटेशन देगा मेरे यूजर्स को। तो इसीलिए मैं इसको 10 पे नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे 8 पे ही दिखाऊंगा, ठीक है। और एक और दूसरा केस बताता हूँ इसका, जैसे बुक में क्या गिवन है मैं बताता हूँ। रॉ मटेरियल है, उसको बोला गया, मैं जैसे बोला कॉस्ट पे वैल्यू करो, लेकिन बुक में एक और केस दिया हुआ है वो जिसमें बोला जा रहा है जो ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स के लिए यूज होगा वो अपनी कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होकर के वो एनआरवी पे अगर वैल्यू हो रहा है, इसमें हमको भी अपने रॉ मटेरियल को एनआरवी पे ही वैल्यू करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, अगर मैं इसको कॉस्ट पे वैल्यू करते चला जाऊँ तो फ्यूचर में जाकर के ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू तो दिखना, मतलब जब ये कन्वर्ट होगा, जैसे 5-6 महीने इसको लग जाएगा कन्वर्ट होते होते, तो 5-6 महीना तक ये मेरा कॉस्ट बढ़ा हुआ दिखेगा, इन्फ्लेटेड दिखेगा, समझ आ रहा है? इसलिए जब मुझे अगर पता ही चल गया कि इसका फिनिश गुड जिस प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाला है उसका वैल्यू ही गिर चुका है, तो इसको क्यों आज मैं 5-6 महीना तक रॉन्ग शो करूँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत दिखाऊँ? इसलिए आज ही से इसको गिरा दो, इसको एनआरवी में लाके दिखा शो करो, ठीक है। बुक में ये कॉन्सेप्ट किया हुआ और ये मैं जस्ट आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस किया, तो यहाँ पे डिस्कस किया, ये भी कॉन्सेप्ट एकदम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है।